नमस्कार। आज हम चारों तरफ एक विषय देख रहे हैं कि कांग्रेस से लोग उसके नेतृत्व से और उसकी नीतियों से विमुख होकर के लगातार कांग्रेस को छोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं में आपस में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस इस बात की कोशिश करती है कि उसके यहाँ होने वाली किसी भी घटना के लिए और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों को जिम्मेदार ठहरा सके। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़ों के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने वाली बात करने के लिए या एक दूसरे के अधिकारों को छीनने का काम करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? कांग्रेस अपने अंदर के नेताओं को उनको अधिकार नहीं देना चाहती। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आप कांग्रेस के गठन से लेकर के आज तक का कांग्रेस का एक चरित्र है, और उस चरित्र में जिस व्यक्ति ने नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व को उंगली उठाने की कोशिश की है या उससे श्रेष्ठ बनने की कोशिश की है या उससे ज़्यादा बड़ा जननेता बनने की कोशिश की है, उन सारे लोगों को कांग्रेस ने बाहर किए जाने का काम किया है। हम भारत के विभाजन से पहले जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब देखते हैं तो कांग्रेस का उनके प्रति जो रवैया था, वो रवैया भी इसी कारण से था कि वो सभी लोग नेहरू जी से योग्य थे। और विभाजन के बाद जब हम देखते हैं तो कांग्रेस ने एक एक करके उन्हीं नेताओं को रहने दिया जिन नेताओं ने नेहरू में, नेहरू की नीतियों में और नेहरू के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई। बाकी के लोगों को कांग्रेस ने एक साइड लाइन कर दिया। आप देखिए कि किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है, किस प्रकार से बाकी के नेताओं को साइड लाइन करके इंदिरा जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से राजीव गांधी को भारत कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है, राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद देर सवेरे कुछ दिन रुकने के बाद फिर किस प्रकार से सोनिया जी को पावर सेंटर बनाया जाता है। उनके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मतलब जब भी कांग्रेस में कोई बात चलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व की कोई बात चलेगी तो सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाएगा जहाँ तक परिवार है। अब हम ये कहेंगे ये जो कांग्रेस की जो प्रकृति है, इसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में लगातार देखेंगे तो बड़ा प्रैक्टिकल दिखाई देता है। कांग्रेस की इंदिरा जी के समय में या उससे पहले एक लगातार नीति थी, और वो नीति ऐसी थी कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस के शासित राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता था, उसके ध्रुव विरोधी को उस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, और उन दोनों के विरोधी गुट के व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव बना करके उस राज्य का प्रभारी बना दिया जाता। तो तीनों लोगों की आपस में जो स्थिति होती थी वो सामंजस्य की नहीं होती थी, और वो सत्ता के एक से लेकर के कई केंद्र बन जाते थे। और जब एक से लेकर कई केंद्र बन जाते थे तो वो लगातार आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, और उनकी जब ताकत नहीं बनती थी तो इस कारण से वो सारे लोग अपनी शिकायत को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते रहते थे, गांधी परिवार के पास जाते रहते थे, और गांधी परिवार उनको सबको लड़ते रहने देना चाहता था, उस विवाद का अंत नहीं करने देना चाहता था, और उन सबको से बात करता रहता था, तो वो सबकी ताकत नहीं बन पाती थी। अब मैं आपको कई उदाहरण बताना चाहता हूँ। अब देखिए, पहला उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 1980 में शिवभान सिंह सोलंकी दलित नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता थे और बहुत ताकतवर नेता थे। आप देखिए बहुत बड़े जन नेता थे, लेकिन उनकी जगह जब कांग्रेस के सरकार बनने के लिए नेता चुनने की बात आई, विधायक दल का नेता चुनने की बात आई, तो बताते हैं कि रात में एक टेलीफोन आया दिल्ली से और कहा गया कि सवेरे अर्जुन सिंह जी को नेता चुन दीजिएगा, और अर्जुन सिंह जी सवेरे नेता चुन दिए गए। उसके बाद की स्थिति आप देखेंगे, एक आश्चर्यजनक तथ्य जो आप सभी को लगा होगा वो भी उत्तराखंड की स्थिति में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब हरीश रावत जी के वहाँ नेता थे और इस प्रकार से सरकार बनाई गई तो विजय बहुगुणा जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे, उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था, उनको बुला करके लाया गया और उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ परिवर्तन हुआ और वही सारी चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे
तो अभी आंध्र प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में आपको दिखाई देगा कि जगनमोहन रेड्डी के पिता जो थे वो YSR रेड्डी, उनकी मृत्यु के बाद जगनमोहन रेड्डी के दावे को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से पहले के रोशैया को बनाया, फिर दूसरों को बनाया, और एक बार ऐसा आया कि उनको लगा कि राज्य के विभाजन के बाद वहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बचा सकती है, तो उन्होंने राज्य के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जगनमोहन रेड्डी को ताकत नहीं थी, तो कांग्रेस किसी जननेता को ताकत नहीं देना चाहती। आज मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो आप देखिए कि जब दिग्विजय सिंह जी को सब कुछ 2 बार से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर के, अब तीनों लोगों ने मिलकर के टीम की तरह काम किया। आज जब 20-22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर के कांग्रेस से अलग हुए, तो इसका मतलब साफ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस के अंदर रहते तो कम से कम 50 से ज़्यादा विधायकों का उनके पास समर्थन प्राप्त था। जब वो हार गए चुनाव, लोकसभा का चुनाव हार गए, आप उनको ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते, अगर बना देते तो क्या परेशानी थी, लेकिन नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जननेता है, और जननेता जब ताकतवर बनेगा तो कल को अपनी बात मनवाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती दे सकता है। ये जो चुनौती का काम प्रदेश नेतृत्व की चुनौती का नहीं है, ये जो प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देने वाले लोग हैं, इन सबके काम से और इनके काम करने के तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व आशंकित है, उसको अपने लिए चुनौती दिखाई देती है। और उस चुनौती के कारण से कि ये लोग कभी चुनौती ना बन जाएं, इस कारण से इनके पर कतरने की जो बात हम कहते हैं ना, वो की जाती है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी को बना दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने में उनको परेशानी होती है। कांग्रेस टूट गए, सरकार गिर जाए, इसकी उनको चिंता नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति कांग्रेस में रहेगा वो योग्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से ज़्यादा योग्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से ज़्यादा जन समर्थन वाला नहीं होना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा, असम का, उनके साथ भी वही हुआ। आप आज सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है वो भी यही हो रहा है। एक उप मुख्यमंत्री को एक कांस्टेबल का ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। जब ऐसी स्थितियां रहेंगी तो कोई व्यक्ति कैसे सम्मान के साथ रह सकता है? अगर सब लोग मिलकर के जब सरकार बनाते हैं तो आम जनता की, जो लोग सरकार में भागीदार होते हैं, उनसे अपेक्षा होती हैं, और जब आप अपेक्षाओं को पूरा करने का, लोक कल्याण के काम करने के जब वादे नहीं कर सकते और उन वादों को पूरा करने का काम नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जो स्थिति है, पोजीशन, उस पोजीशन से भी खराब स्थिति बन जाती है। तो ये जो सारी की सारी जो लड़ाई आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये क्षेत्रीय नेताओं की लड़ाई नहीं है। क्षेत्रीय नेता, जो प्रदेश के जो नेता हैं, वो प्रदेश के नेता तो राष्ट्रीय नेतृत्व की कठपुतली हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व ये देख रहा है कि अगर ये क्षेत्रीय नेताओं को चुनौती देंगे, क्योंकि वो उसकी कठपुतली को अगर चुनौती देंगे तो वो कल को जो हमको भी चुनौती देने लगेंगे। बस यही समस्या है, और उसी समस्या को दूर करना चाहते हैं। अब छत्तीसगढ़ की स्थिति भी है, वहाँ TS सिंहदेव हैं, TS सिंहदेव के कह करके सरकार बनाई गई। TS सिंहदेव को इस बात का वादा किया है कि 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब कल की क्या स्थिति बनने वाली है कि आज ही TS सिंहदेव के जी के एक तरीके से पर कतरे जा रहे हैं। तो कांग्रेस जो करती है वो उसको जननेता नहीं चाहिए, उसको सिर्फ जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हों वो चाहिए। क्यों? आपके पास नेतृत्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे ज़्यादा योग्य हों, आप उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो, आप उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानकारियाँ रखते हो, और जानकारियाँ नहीं हैं तो आप उन जानकारियों को एकत्र करने का काम कर सकते हो, जैसा मोदी जी लगातार करते रहते हैं। वो लगातार हर क्षेत्र के बारे में जानते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, कोरोना की स्थिति है तो क्या होगा, कोविड को, महामारी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया की वैश्विक से चुनौतियाँ आएंगी तो उनसे कैसे निपटा सकता है। तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व का जो नेतृत्व कर रहा व्यक्ति होता है, उसको सोने का काम नहीं है, उसका लगातार जागृत रहने का काम है। देश उससे अपेक्षा करता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको 12-14 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकारों में, यार कांग्रेस के जब शासित राज्य जो हैं वहाँ की सरकारों में ये सब चीज़ें अकल्पनीय हैं, ये संभव नहीं है, काम नहीं करना चाहते। अब स्थिति क्या है, तो कांग्रेस दूसरी स्थिति पर काम करती है। वो कहती है कि हम नहीं काम करेंगे, अगर हम योग्य नहीं है तो आपको भी योग्य नहीं बनने देंगे। जैसे कोई व्यक्ति 12th पास अगर नेतृत्व कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसका कोई भी जो समर्थक है वो 8वीं से ज़्यादा पास नहीं हो, पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए वो 12th वाले की बात सदैव चलती रहेगी। वो कहता रहेगा मैं 12th तक पढ़ा हूँ इसलिए मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान है, आप 8वीं तक पढ़े हैं। अब 8वीं वाला अगर आगे पढ़ना चाहेगा तो कांग्रेस नेतृत्व की जो टैक्टिस है, वो टैक्टिस यह है कि उस स्कूल को बंद कर दो जिस स्कूल में वो पढ़ सकता है, दैट्स ऑल। उसके बाद वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो अपने समर्थकों को, आम जनता को वो भ्रम में रखना, उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं कराना, अगर वो वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको निकाल देना,
ये उनको अपमानित करना, उनको निकलने के लिए मजबूर कर देना, ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम करती है। लेकिन आप देखिएगा, आप कहेंगे कि मैं इस बात पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ। मैं इस बात में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि कांग्रेस का खत्म होना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस का मतलब मैं कोई राहुल गांधी फैमिली या सोनिया गांधी फैमिली की बात नहीं करता। मैं एक ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करता हूं जिसके पूरे देश के अंदर जिसके मानने वाले जानने वाले लोग हैं। भले ही आप सत्ता में नहीं रहें, लेकिन आप सत्ता को चुनौती देने का काम, सत्ता के सामने जानकारी देने का काम, सत्ता के सामने अपने अध्ययन के आधार पर सत्ता को मार्गदर्शित करने का काम आप कर सकते हैं। एक बड़े राजनीतिक दल का कुछ गलत लोगों के द्वारा नेतृत्व करने के कारण से उसका खत्म हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमने देखा है कि जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी, तो कांग्रेस जब शासन में होती थी तो विपक्ष में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो वाकायदा जैसे आज कोविड का मामला है, भारतीय जनता पार्टी कोविड पर एक अपना प्रस्ताव बनाती, किस प्रकार से लड़ा जाना चाहिए। चीन का मामला आता, भारतीय जनता पार्टी एक प्रपोजल पास करती है, गहन अध्ययन करने के बाद एक प्रपोजल पास करती है कि हमारी ये स्थितियाँ ये हो सकती। लेकिन आज कांग्रेस कहीं नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना जानती है। वो अर्थव्यवस्था पर गलत आंकड़े देती है, वो कोविड पर गलत आंकड़े देती है, वो चीन पर गलत आंकड़े देती है, लेकिन वो विकल्प क्या होने चाहिए। आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, देश में आपने 40 से लेकर के 50 साल तक लगातार शासन किया है, एक वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये आपको बताने की आवश्यकता है। और उसको बताने में कांग्रेस सिर्फ इसलिए असफल हो रही है कि उसका जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता पर देश विश्वास नहीं करता, उनकी बौद्धिक क्षमता प्रश्न चिन्हित है। इस कारण से सारी की सारी समस्या है। तो कांग्रेस को किसी को भगाने की या किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। एक राष्ट्रवादी नेतृत्व कांग्रेस को लाने की आवश्यकता है, जिस राष्ट्रवादी नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ सके, विकल्प दे सके। आप देखिएगा, एक भी दिन अर्थव्यवस्था की पूरी दुनिया के अंदर स्थिति खराब है, भारत में भी है। जब लोगों के हर व्यक्ति जो रोजगार कर रहा था वो रोजगार आज नहीं कर रहा, तो निश्चित तौर पर वो टैक्स देने की स्थिति में था, टैक्स नहीं दे रहा। जो उत्पादन था उस पर जो टैक्स था वो नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था किससे बनती है? जब लोग व्यापार चलता है, व्यवसाय चलता है, लोग काम करते हैं तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लोग टैक्स देते हैं तो उससे धन का संग्रहित होता है, धन संग्रहित होता है तो उससे सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लेकिन इस महामारी के दौर में भी आप ये नहीं बता पा रहे। कांग्रेस ने एक भी प्रस्ताव, अगर आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव अगर कोई दिया हो किसी भी स्थिति में, तो आप मुझे बताइए। तो बेहतर है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जो चुनौतियां हैं उसके अंदर से मिलने लगी हैं, और मुझे लगता है कि इन चुनौतियों से कांग्रेस जूझने का काम करेगी, इन चुनौतियों को हल करने का काम करेगी, बजाय उन चुनौतियों से मुंह छुपाने या चुनौती देने वाले व्यक्तियों को कांग्रेस से बाहर करके कांग्रेस ना तो अपना भला करेगी ना इस देश का भला करेगी। जय हिंद, जय भारत।